नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का सोनी एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, पॉलिटी विषय चल रहा था हमारा। पॉलिटी में हम राज्य में जो मुख्यमंत्री टॉपिक है वो पढ़ रहे थे, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। हमारा मुख्यमंत्री टॉपिक चल रहा था और मुख्यमंत्री के बारे में जो प्रारंभिक जानकारी थी, उसकी नियुक्ति, योग्यता, कार्यकाल, शपथ, वेतन, इसके अलावा मुख्यमंत्री के जो प्रमुख कार्य उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी पिछली क्लास में। आज हम मुख्यमंत्री के संदर्भ में राजस्थान के जो प्रमुख मुख्यमंत्री हैं, कौन कौन राजस्थान में मुख्यमंत्री बने हैं भाई, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो राजस्थान के प्रमुख मुख्यमंत्री, केवल उनके नाम ध्यान में होने चाहिए आपके, कौन कौन मुख्यमंत्री बने राजस्थान के प्रमुख मुख्यमंत्री। तो सबसे पहले राजस्थान में जो नंबर 1 पर भाई राजस्थान में 3 व्यक्ति मनोनीत मुख्यमंत्री बने हैं। 3 मनोनीत क्या बने हैं? मुख्यमंत्री। कौन कौन बने हैं 3 मनोनीत मुख्यमंत्री? तो सबसे पहले आपको पता है नंबर 1 पर हीरालाल शास्त्री 30 मार्च 1949 को इन्होंने प्रधानमंत्री हुआ करते थे जयपुर राज्य के। उसके बाद में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी 7 अप्रैल को। कब शपथ ली? 7 अप्रैल को। तो विरोध भी हुआ था भाई, जयनारायण व्यास, माणिक्यलाल वर्मा जैसे लोग काफ़ी आगे थे राजनीति में इनसे, और इनको मौका मिल गया मुख्यमंत्री बनने का, तो इससे वो नाराज भी हुए थे। तो राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री ये रहे 1949 से लेकर 1951 तक। प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन रहे? हीरालाल शास्त्री, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद में नंबर 2 पर आएंगे CS वेंकटाचारी। बाहरी थे, राजस्थान से नहीं थे भैया, लेकिन इनका कार्यकाल काफ़ी सूक्ष्म ही रहेगा, काफ़ी कम समय के लिए ही रहेंगे। 6 जनवरी 1951 से लेकर 25 अप्रैल 1951 तक इनका कार्यकाल रहेगा। तो 1900 लगभग 4.5 माह ये क्या रहे? राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। सेकंड मनोनीत CM, दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री कौन रहे? तो CS वेंकटाचारी रहे। और उसके बाद में नंबर 3 आएगा जयनारायण व्यास का। जयनारायण व्यास, और ये 1951 से 1952 तक क्या रहेंगे भाई? CM रहेंगे। तो ये तीसरे मनोनीत मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास। अब आपको पता है अक्टूबर 1951 से लेकर फरवरी 1952 के मध्य पूरे भारतवर्ष में लोकसभा के आम चुनाव हुए। प्रथम आम चुनाव हुए थे लोकसभा के कब? अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 के मध्य। और इसी समय राजस्थान विधानसभा के क्या हुए? चुनाव हुए। राजस्थान विधानसभा की 160 सीटें हुआ करती थी। प्रथम विधानसभा चुनाव में राजस्थान में भी क्या हुए भाई? विधानसभा चुनाव हुए। राजस्थान में प्रथम विधानसभा चुनाव कब हुए? तो इनके साथ में ही राजस्थान में प्रथम विधानसभा चुनाव हुए। और चुनाव में राजस्थान के सिटिंग, यानी कहने का मतलब प्रेजेंट जो मुख्यमंत्री थे जयनारायण व्यास, इन्होंने 2 सीटों से चुनाव लड़ा। व्यास जी ने जोधपुर से और जालोर से क्या किया भाई? चुनाव लड़ा। 160 सीटों पर चुनाव हुए। कांग्रेस को 82 सीटें मिली। राम राज्य परिषद दूसरे नंबर पर रही। तो व्यास जी ने जोधपुर जालोर से चुनाव लड़ा, लेकिन ये क्या हो गए भाई? दोनों सीटों से चुनाव हार गए।
व्यास जी दोनों सीटों से चुनाव हार गए। तो राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो प्रथम विधानसभा चुनाव में दोनों सीटों से चुनाव हार गए थे मुख्यमंत्री रहते हुए, कौन है? जयनारायण व्यास। प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है, ध्यान जरूर रखेंगे भाई। तो व्यास जी चुनाव हार गए तो समस्या आ गई, अब किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए? कांग्रेस का बहुमत आ गया था। कांग्रेस के बहुमत आने के पश्चात व्यास जी भाई कांग्रेस के एक बड़े नेता हुआ करते थे, तो इन्होंने फिर इशारा कर दिया, इनके एक खासम खास व्यक्ति हुआ करते थे पालीवाल जी, टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल। तो टीकाराम पालीवाल को क्या बनाया गया? फिर मुख्यमंत्री बनाया गया। दौसा के थे टीकाराम पालीवाल, और 1952 में ये मार्च 1952 से लेकर 3 मार्च 1952 से लेकर 31 अक्टूबर 1952 तक क्या रहेंगे? राजस्थान के मुख्यमंत्री रहेंगे। इतिहास में 10 माह मुख्यमंत्री रहे, लेकिन अपना नाम राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री के रूप में दर्ज करवा गए। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन बने? तो टीकाराम पालीवाल दौसा। अब देखिए भाई, बाद में कम समय के लिए ही मुख्यमंत्री क्यों रहे? तो इसका कारण ये रहा कि पहले हमारे मुख्यमंत्री थे जयनारायण व्यास, चुनाव हार गए, उसके पश्चात उनके कहने पर टीकाराम पालीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। अब मुख्यमंत्री तो बनेंगे कौन? जयनारायण व्यास ही बनेंगे। तो उनके लिए फिर किशनगढ़ सीट को खाली करवाया गया। चांदमल मेहता वहां से जीत कर आए थे, उस सीट से उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में फिर व्यास जी जीत कर आए। भाई कौन जीत कर आए? तो भाई ये नंबर 3 हो जाएगा। जयनारायण व्यास चुनाव जीत कर आए और उसके पश्चात राजस्थान के क्या बने? मुख्यमंत्री बने। तो यहां पर अब जयनारायण व्यास 1952 से लेकर 1954 तक ये क्या रहेंगे? राजस्थान के मुख्यमंत्री रहेंगे। तो ये दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे। तीसरे मनोनीत और दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री रहे कौन? जयनारायण व्यास। लेकिन 1954 में फिर कांग्रेस पार्टी में अंतर्कलह हो गया और अब एक नया नेता निकलकर सामने आया, जिन्होंने व्यास जी को पटकनी दी, यहाँ पर 8 वोटों से हरा दिया। जब वोटिंग हुई पार्टी में ही नेता को लेकर, तो जयनारायण व्यास को हरा दिया किसने? मोहनलाल सुखाड़िया ने। मोहनलाल सुखाड़िया 4 बार मुख्यमंत्री रहे भैया। पहली विधानसभा की बात चल रही है अभी, प्रथम विधानसभा में ही तीसरा मुख्यमंत्री देखने को मिल गया निर्वाचित। और ये 1954 से लेकर फिर लंबे समय तक 1971 तक राजस्थान के क्या रहेंगे भाई? मुख्यमंत्री रहेंगे। आधुनिक राजस्थान का निर्माता, सर्वाधिक कार्यकाल तक राजस्थान के क्या रहे? मुख्यमंत्री रहे। 4 बार सीएम रहे। 4 बार सीएम रहे तो 4 बार इन्होंने पद की भी क्या ली भाई? शपथ ली। ये भी ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक बार सीएम पद की तो कोई शपथ होती नहीं है, मंत्री के रूप में शपथ लेते हैं भाई। तो सबसे ज्यादा बार शपथ इन्होंने ली मोहनलाल सुखाड़िया ने। मात्र 38 वर्ष की आयु में ही ये राजस्थान के क्या बन गए थे? मुख्यमंत्री बन गए थे। व्यास जी को इन्होंने पराजित कर दिया था। जवाहरलाल नेहरू जो देश के प्रधानमंत्री थे, उनके भाई पसंदीदा उम्मीदवार भी थे, काफी ज्यादा विश्वास व्यक्त करते थे जयनारायण व्यास में नेहरू जी, लेकिन वो भी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो भी व्यास जी को यहाँ पर जीता नहीं पाए। यहाँ पर पसंद किया गया किसको? मोहनलाल सुखाड़िया को। और लंबे समय तक, आज तक 2020 तक इनका कोई रिकॉर्ड ध्वस्त नहीं कर पाया। सबसे ज्यादा समय तक राजस्थान के क्या रहे? मुख्यमंत्री रहे। आधुनिक राजस्थान का निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। और उसके बाद में अगले जो सीएम आएंगे मुख्यमंत्री, बरकतुल्ला खां नाम से दिख रहा है भाई। राजस्थान के प्रथम अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री 1973 तक ही रहेंगे, क्योंकि इनका पद पर रहते हुए क्या हो जाएगा? निधन हो जाएगा। पद पर रहते हुए क्या होगा? निधन। पद पर रहते हुए निधन यानी मृत्यु हो जाएगी। फिर मोहनलाल सुखाड़िया के समय 1967 में राजस्थान में पहली बार
राष्ट्रपति शासन भी लगा था भाई, ये भी ध्यान रखेंगे। बाकी बातें आप पढ़ चुके हैं। अगले नंबर पर आएंगे हरदेव जोशी। कौन कौन आएंगे भाई? हरदेव जोशी आएंगे। हरिदेव जोशी 1973 से लेकर 1977 तक बांसवाड़ा से थे और इनके समय दूसरी बार क्या लगा? अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया गया। अनुच्छेद 356 का प्रयोग यानी राष्ट्रपति शासन लगाया गया। किनके समय? हरदेव जोशी के समय 1977 में। उसके बाद में आएंगे भैरों सिंह जी शेखावत। भैरों सिंह शेखावत, बाबू साहब की एंट्री होगी भाई, और पहली बार राजस्थान को अभी तक ऊपर जो देख रहे थे वो सारे के सारे कांग्रेस पार्टी के नेता हुआ करते थे। पहली बार कांग्रेस पार्टी से इतर कोई नेता आएगा 1977 से 1980 तक। राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन बने? भैरों सिंह शेखावत बने। और इनके समय थर्ड बार क्या लगा? राष्ट्रपति शासन यानी अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया गया। तीसरी बार प्रयोग किया गया 1980 में। 16 फरवरी 1980 से 6 जून 1980 के बीच में ये रहेगा। और उसके बाद में आगे नंबर 10 पर आएंगे कौन भाई? जगन्नाथ पहाड़िया। जगन्नाथ पहाड़िया राजस्थान के मुख्यमंत्री बनेंगे। भरतपुर से थे और राजस्थान के प्रथम दलित मुख्यमंत्री 1980 से लेकर 1981 लगभग 13 माह ये राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। तो प्रथम दलित सीएम एससी समुदाय के। उसके बाद में आगे अब भाई शिवचरण माथुर आएंगे। कौन आएंगे मुख्यमंत्री के रूप में? शिवचरण माथुर कब से? 1981 से लेकर 1985 तक राजस्थान के क्या रहेंगे? मुख्यमंत्री रहेंगे। उसके बाद में आगे नंबर 11 पर आएंगे हीरालाल देवपुरा। मात्र 16 दिन ही 1985 में, यानी ये 23 फरवरी 1985 से 10 मार्च 1985 तक ही राजस्थान के क्या रहे थे भाई? मुख्यमंत्री रहे थे। क्योंकि भाई वर्चस्व वाले नेता थे कांग्रेस पार्टी में, सभी मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। हीरालाल देवपुरा को बनाया गया। तो ये मात्र 16 दिन न्यूनतम कार्यकाल मुख्यमंत्री के रूप में सबसे न्यूनतम कार्यकाल किसका रहा? तो हीरालाल देवपुरा का रहा। कितने दिन भाई? 16 दिन सीएम रहे। 16 दिन के ही क्या रहे? मुख्यमंत्री रहे हीरालाल देवपुरा। और उसके बाद में वापस एंट्री होगी हरदेव जोशी की। कौन आएंगे? हरदेव जोशी आएंगे। हरदेव जोशी, और ये 1985 से लेकर फिर 1988 तक राजस्थान के क्या रहेंगे? मुख्यमंत्री रहेंगे। और उसके बाद में पुनः विवाद होगा और फिर आ जाएंगे शिवचरण माथुर, और ये भी भाई 1988 से लेकर 1989 तक रहेंगे। एक बार फिर अंतर्कलह हुई और अब की बार फिर आ गए कौन? हरदेव जोशी। कौन आ गए? हरदेव जोशी। 1989 से लेकर 1990 तक। तो आप देख रहे हैं एक ही विधानसभा में 4 सीएम, एक ही विधानसभा में कितने सीएम? 4 सीएम देखने को मिले। पहले हीरालाल देवपुरा, उसके बाद में हरदेव जोशी, उसके बाद में शिवचरण माथुर और पुनः हरदेव जोशी आ गए। तो राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री ऐसे रहे जो 3 बार मुख्यमंत्री तो बने लेकिन कार्यकाल एक बार भी 5 वर्ष पूरा नहीं कर पाए। कौन? हरदेव जोशी। अब देखिए उसके बाद में आगे नंबर आएगा भाई, वापस लंबे समय बाद में एंट्री होगी भैरों सिंह शेखावत।
और ये आएंगे 1990 से लेकर 1992 तक, 1992, और 1992 में फिर आपको पता है बाबरी विध्वंस हुआ, उसके पश्चात कई राज्यों की सरकारों को भंग कर दिया गया था, हमारी राजस्थान सरकार को भी भंग कर दिया गया। तो 15 दिसंबर 1992 से 4 दिसंबर 1993 तक राजस्थान में राष्ट्रपति शासन रहा, और फिर 1993 से लेकर 1998 तक पुनः मुख्यमंत्री बने भैरों सिंह शेखावत। और इसमें यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे, इस शासनकाल में 4th बार क्या लगा था, राष्ट्रपति शासन लगा था। कारण मैंने बता ही दिया, बाबरी विध्वंस के कारण एक साथ 3-4 राज्य सरकारें बर्खास्त कर दी गई थी, उसमें हमारे राजस्थान का नाम भी था। तो भैरों सिंह शेखावत 1990 से 92 और 93 से लेकर 98 तक राजस्थान के क्या रहे, मुख्यमंत्री रहे। तो तीसरी बार ये भी क्या बने, सीएम बने। उसके बाद में अगला नंबर आएगा जो वर्तमान में मुख्यमंत्री की पोस्ट पर हैं, अशोक गहलोत। 1998 में पहली बार ये क्या बने थे भाई, मुख्यमंत्री बने थे। तो 1998 से लेकर 2003 तक ये मुख्यमंत्री बने, और मुख्यमंत्री बनते समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। उसके बाद में आ जाएंगी वसुंधरा राजे सिंधिया, वसुंधरा राजे सिंधिया। तो पहली बार किसी महिला का नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, कब भाई, 2003 से लेकर 2008 तक इनका शासनकाल होगा। तो राजस्थान की प्रथम महिला सीएम, प्रथम महिला सीएम कौन रही, श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया। प्रथम और एकमात्र महिला सीएम, आज तक राजस्थान के इतिहास में एक ही महिला मुख्यमंत्री बनी है, और वो है वसुंधरा राजे सिंधिया। फिर पुनः आ जाएंगे 2008 में कौन, अशोक गहलोत, दूसरे कार्यकाल के लिए 2008 से लेकर 2013 तक। और उसके बाद में पुनः वसुंधरा जी आ जाएंगी भाई, वसुंधरा राजे सिंधिया, वसुंधरा राजे सिंधिया। दूसरी बार मुख्यमंत्री का कार्यकाल रहा 2013 से लेकर 2018 तक। और अब आपके सामने वर्तमान में चल ही रहे हैं अशोक गहलोत, अशोक गहलोत। अशोक गहलोत ये 2018 से निरंतर कुछ समय कार्यकाल और पूरा कर लेते हैं, तो उसके पश्चात इनका नंबर दूसरा हो जाएगा। राजस्थान के इतिहास में मुख्यमंत्रियों में सर्वाधिक अवधि तक जो मुख्यमंत्री रहे मोहनलाल सुखाड़िया के बाद में इनका नाम आ जाएगा अशोक गहलोत का। तीसरी बार राजस्थान के क्या बने हैं, मुख्यमंत्री बने। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बता दी हैं। 3 मनोनीत मुख्यमंत्री रहे, हीरालाल शास्त्री, CS वेंकटाचार्य और जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास ऐसे मुख्यमंत्री जो पद पर रहते हुए मुख्यमंत्री का चुनाव, मुख्यमंत्री का नहीं सॉरी, राज्य विधानसभा के जो चुनाव हुए थे जोधपुर और जालोर से इन्होंने चुनाव लड़ा, दोनों सीटों से चुनाव हार गए थे। और उसके पश्चात टीकाराम पालीवाल को राजस्थान का पहला निर्वाचित मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला था। अरे भाई ये क्रम थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, क्योंकि 3 तो पहले ही बन चुके हैं, ध्यान ही नहीं रहा। यहाँ पर चौथे आएंगे, 5वें नंबर पर ये, 6वें नंबर पर ये, 7वें नंबर पर ये आ जाएंगे। उसके बाद में 8वें नंबर पर ये आएंगे, 9वें नंबर पर भैरों सिंह शेखावत। उसके बाद में 10वें नंबर पर ये होंगे, 11वें नंबर पर ये, 12वां ये, फिर 13वां नंबर इनका होगा। उसके बाद में 14वां नंबर इनका होगा, 15वां नंबर इनका है, 16वां इनका होगा। उसके बाद में 17वां इनका हो जाएगा, 18वां, 19 और 20, 20 और 21। इस प्रकार से राजस्थान में अभी तक ये लोग क्या बने हैं भाई, मुख्यमंत्री बने हैं। तो 3 तो मनोनीत मुख्यमंत्री बने हैं,
3 तो क्या बने हैं, मनोनीत मुख्यमंत्री बने हैं। और उसके बाद में आगे जो आपको दिख रहे हैं वो सारे के सारे क्या हैं, निर्वाचित मुख्यमंत्री बने हैं। तो सभी को जोड़ दिया जाए तो इनकी संख्या आती है कितनी, 21। कितनी आती है भाई, 21 आती है, जो वर्तमान में अशोक गहलोत 21वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। निर्वाचित कितने रहे, तो निर्वाचित 3 कम कर देंगे भाई, 21 में से 3 गए तो 18 रह जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। अब मैं इनके बारे में कुछ प्रमुख जानकारियां आपको बता देता हूं। राजस्थान के महत्वपूर्ण तथ्य इनसे संबंधित जो निकलकर सामने आते हैं वो ये हैं। तो राजस्थान के प्रथम मनोनीत सीएम मुख्यमंत्री कौन रहे, तो रहे हीरालाल शास्त्री। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित सीएम कौन रहे, निर्वाचित सीएम तो ये रहे टीकाराम पालीवाल। और बात करें तो राजस्थान के एकमात्र मनोनीत भी और निर्वाचित भी ऐसे मुख्यमंत्री कौन रहे, तो ये रहे जयनारायण व्यास। ऐसे मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास। और इनके साथ में भी ध्यान रखेंगे ऐसे मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री रहते हुए विधानसभा का चुनाव हार गए थे, वो भी कौन थे, जयनारायण व्यास थे भाई। तो सर्वाधिक कार्यकाल किस मुख्यमंत्री का रहा, सर्वाधिक कार्यकाल तो ये रहा मोहनलाल सुखाड़िया, आधुनिक राजस्थान के निर्माता, सबसे युवा सीएम बने, 38 वर्ष की आयु में 4 बार मुख्यमंत्री रहे। न्यूनतम कार्यकाल तो ये रहा किसका, हीरालाल देवपुरा, मात्र कितने दिन भी, 16 दिन। और ये लगभग कितने, 17 वर्ष, 1954 से 1971 तक। और बात करें प्रथम अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री बरकतुल्ला खां। इसके अलावा प्रथम एससी समुदाय या दलित समुदाय से जो राजस्थान के सीएम बने, जगन्नाथ पहाड़िया। प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन रहे, तो भैरव सिंह शेखावत। और एकमात्र सीएम जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु, एकमात्र सीएम थे बरकतुल्ला खां। और उसके बाद में और बात करें तो भाई आप यहां ध्यान दे सकते हैं, राजस्थान की प्रथम और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया। 2 कार्यकाल इनके रहे भाई। 1998 से 2018 तक ये परंपरा सी चल पड़ी वसुंधरा राजे सिंधिया और अशोक गहलोत जी के बीच में कि एक बार आप और एक बार हम। तो किसी प्रकार को आपको पढ़ने में भी असुविधा नहीं होगी, एक बार गहलोत जी, एक बार वसुंधरा जी, फिर गहलोत जी, फिर वसुंधरा जी, और फिर गहलोत जी आगे क्या होगा ये तो समय जाने भी। तो ये कुछ प्रमुख फैक्ट हैं। इसके अलावा ये भी ध्यान रखेंगे ऐसे सीएम
ऐसे मुख्यमंत्री जो 3 बार सीएम बने लेकिन कार्यकाल एक बार भी पूरा नहीं कर पाए, लेकिन कार्यकाल एक बार भी पूरा नहीं कर पाए। कौन थे? हरदेव जोशी। हरदेव जोशी राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री बने लेकिन एक बार भी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। तो ये मुख्यमंत्रियों के बारे में कुछ प्रमुख बातें हैं जो आप आसानी से आपकी याद रहने वाली हैं, आसानी से आपको समझ में आएंगी। सभी लोगों की लगभग जितना मैं जानता हूं सभी के दिमाग में पहले से पड़ी हुई हैं भाई, एक बार पुनः रिपीट करेंगे तो चीज़ें आसानी से आपको याद हो जाएंगी। राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल। राजस्थान के एकमात्र ऐसे व्यक्ति जो मनोनीत भी और निर्वाचित मुख्यमंत्री रहे जयनारायण व्यास। और ऐसे मुख्यमंत्री जो राजस्थान का पहला विधानसभा चुनाव हार गए थे, जालोर और जोधपुर सीट से 2 जगह से चुनाव लड़ा, दोनों से हार गए थे जयनारायण व्यास, नहीं तो राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री भी यही बनते। इस कारण से मौका मिला किसको? फिर टीकाराम पालीवाल को निर्वाचित मुख्यमंत्री बनने का। सबसे ज्यादा कार्यकाल मोहनलाल जी सुखाड़िया का, सबसे कम हीरालाल देवपुरा जी का। प्रथम अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री बरकतुल्ला खां रहे। प्रथम दलित मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया रहे। प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत रहे। पद पर रहते हुए जिनकी मृत्यु हुई एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री बरकतुल्ला खां ही। राजस्थान की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया रही। और ऐसे मुख्यमंत्री जो 3 बार सीएम तो बने लेकिन कार्यकाल एक बार भी पूरा नहीं कर पाए, वो थे हरदेव जोशी। उसके बाद में एक पोस्ट और देख लें भाई, उप मुख्यमंत्री। उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम जिसको कहा जाता है, डिप्टी सीएम। डिप्टी सीएम बार बार इसको इस्तेमाल किया जाता है। और राजस्थान में श्रीमान सचिन पायलट साहब डिप्टी सीएम बने तो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी रहा वही पद। ये उससे पहले ना काफ़ी यानी ज़्यादा लोग इसके बारे में नहीं जानते थे। तो उप मुख्यमंत्री के बारे में आप ध्यान रखेंगे, इस पद का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। उप मुख्यमंत्री जैसा पद संविधान में उल्लेखित नहीं है, उल्लेख नहीं है। और यह एक कैबिनेट स्तर के मंत्री का पद ही होता है। कैबिनेट स्तर का क्या होता है? मंत्री पद। कैबिनेट स्तर का मंत्री पद ही होता है उप मुख्यमंत्री। और इसको जो वेतन मिलता है वो भी, वेतन भी किसके रूप में मिलता है भाई? कैबिनेट मंत्री के रूप में ही मिलता है। जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो स्वार्थ पूर्ति हेतु इस प्रकार के पद सृजित कर देती हैं। कई बार क्या होता है, एक पार्टी में एक से अधिक व्यक्ति मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल होते हैं। जैसे 2018 में हुआ भाई, राजस्थान के विधानसभा चुनाव हुए और उसमें कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला और उसमें फिर वर्चस्व की लड़ाई हो गई 2 बड़े व्यक्तियों में। श्रीमान अशोक गहलोत जी पूर्व में मुख्यमंत्री 2 बार रह चुके थे, सचिन पायलट साहब युवा और ऊर्जावान व्यक्ति निकलकर सामने आया। तो यहाँ पर दोनों के विवाद को शांत करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने फिर एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री यानी श्रीमान अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया और सचिन पायलट साहब को क्या बनाया? उप मुख्यमंत्री बनाया। तो ये राजनीतिक पार्टियों के द्वारा स्वार्थ लिप्सापूर्ति हेतु इस प्रकार के पद सृजित किए जाते हैं। संविधान में इस प्रकार के पद का कोई उल्लेख नहीं है। कैबिनेट स्तर का ये मंत्री पद होता है, वेतन भी मंत्री के रूप में ही दिया जाता है। और अगर मान लीजिए मुख्यमंत्री रहते हुए मुख्यमंत्री की पद पर मृत्यु हो जाती है, उस समय उप मुख्यमंत्री भी कार्य कर रहा होता है, तो बताएं क्या उप मुख्यमंत्री कार्य कर सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री की मृत्यु के साथ ही मंत्रिपरिषद की कार्य मृत्यु हो जाती है और उसी मंत्रिपरिषद में शामिल होता है कौन? उप मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री की मृत्यु के पश्चात उप मुख्यमंत्री कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी मृत्यु के साथ में ही मंत्रिपरिषद की कार्य मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे, राजस्थान में अभी तक 5 व्यक्ति क्या बने हैं भाई? डिप्टी सीएम बने, उप मुख्यमंत्री बने। 5 व्यक्ति क्या बने हैं? उप मुख्यमंत्री बने हैं। वो 5 व्यक्ति कौन कौन हैं तो आप देख लेते हैं। सबसे पहले जो राजस्थान के उप मुख्यमंत्री बने थे
वो टीकाराम पालीवाल ही बने थे भाई। कौन बने थे? टीकाराम पालीवाल। प्रथम जो राजस्थान के निर्वाचित मुख्यमंत्री बने वो टीकाराम पालीवाल बने। और उसके पश्चात किसी को पद मिलता है, पद से भाई ऊपर बढ़ते हैं, ये पद से नीचे आ गए, मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री के रूप में इनकी पदोन्नति हुई, यानी नीचे आ गए टीकाराम पालीवाल। कारण ये था कि जयनारायण व्यास पुनः आ गए थे भाई सामने। जयनारायण व्यास को फिर राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया। तो जो उस समय मुख्यमंत्री थे टीकाराम पालीवाल, ये क्या बन गए? फिर उप मुख्यमंत्री बन गए। तो इस समय मुख्यमंत्री कौन बने? तो मुख्यमंत्री कौन था? तो मुख्यमंत्री थे भाई जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास। उसके बाद में नंबर 2 पर आएंगे हरिशंकर भावड़ा। ये 1952 की बात है। कब की बात है भाई? 1952 की। हरिशंकर भावड़ा 1993 में राजस्थान के डिप्टी सीएम बने और इस समय जो सीएम थे वो भैरों सिंह शेखावत। भैरों सिंह शेखावत के समय इनको मौका मिला था राजस्थान का उप मुख्यमंत्री बनने का, हरिशंकर जी भावड़ा। नंबर 3 पर बनवारी लाल जी बैरवा आएंगी। बनवारी लाल बैरवा 2000 में इनको 2000 से 2003 तक रहेंगे भैया। और इस समय राजस्थान के जो मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत थे भाई। तो अशोक गहलोत जी के कार्यकाल में 2 डिप्टी सीएम 2003 में, फिर कमला बेनीवाल एकमात्र महिला जो डिप्टी सीएम के पद पर भी रही, कमला बेनीवाल 2003 में। और इस समय भी मुख्यमंत्री कौन थे? अशोक गहलोत। और नंबर 5 पर आएंगे सचिन पायलट। सचिन पायलट, और ये 2018 से लेकर 2020 तक रहे। और इस समय भी मुख्यमंत्री कौन रहे भाई? अशोक गहलोत ही रहे। तो सबसे ज्यादा समय तक तो बनवारी लाल बैरवा ही रहे उप मुख्यमंत्री। ये राजस्थान के 5 ऐसे व्यक्ति रहे जो उप मुख्यमंत्री रहे विभिन्न मुख्यमंत्रियों के शासनकाल में। टीकाराम पालीवाल जी, हरिशंकर भावड़ा, बनवारी लाल बैरवा, कमला बेनीवाल और सचिन पायलट। तो ये था भाई आपका टॉपिक डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री। इसके अलावा और कोई विशेष बातें इनके संदर्भ में आती नहीं है। मुख्यमंत्री से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं भाई लगभग हमारे कॉन्सेप्ट में आ चुकी हैं। जो प्रारंभिक जानकारी हैं वो हमने ग्रहण कर ली थी पहले वाली क्लास में। अब हम मंत्रिपरिषद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। मंत्रिपरिषद, राज्य की मंत्रिपरिषद, ठीक उसी प्रकार से मंत्रिपरिषद के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे जिस प्रकार से हमने संघ की मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ा था भाग 5 के अंतर्गत। तो मंत्रिपरिषद के बारे में भाई सबसे पहले अनुच्छेद 163, ये मेरे ख्याल से 2 से ज़्यादा बार हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। अनुच्छेद 163 की, इसमें क्या कहा गया है कि राज्यपाल के सविवेक कर्तव्यों को छोड़कर, राज्यपाल के सविवेक कर्तव्यों को छोड़कर शेष के लिए सलाह और सहायता हेतु मंत्रिपरिषद होगी। क्या होगी? एक मंत्रिपरिषद होगी। जिसका मुखिया कौन होगा भाई? मुख्यमंत्री होगा। मुख्यमंत्री होगा। तो अनुच्छेद 163 में ये बात आ गई है। राज्यपाल पढ़ा तब भी आई थी, कार्य पढ़े तब भी आई ये बात, मंत्रिपरिषद पढ़ रहे हैं तो भी आएगी, मुख्यमंत्री पढ़ा तो भी आई थी ये बात। अनुच्छेद 163 में क्या कहा गया है कि राज्यपाल की सविवेक कर्तव्यों को छोड़कर, सविवेकी जो शक्तियां राज्यपाल के पास में होती हैं उसको छोड़ दिया जाए, तो बाकी सभी जो अन्य कार्य होते हैं उसमें सलाह और सहायता देने के लिए
एक मंत्रिपरिषद होगी और उस मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होगा भाई, वो होगा मुख्यमंत्री। तो मंत्रिपरिषद के बारे में प्रावधान आ जाता है किसमें, अनुच्छेद 163 में। और इसका मुखिया बताया गया है किसको, तो वो मुख्यमंत्री को बताया गया है। ठीक है। उसके बाद में आता है आपका अनुच्छेद 164। अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 164 में क्या है, अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। राज्यपाल मुख्यमंत्री की क्या करेगा भाई, नियुक्ति करेगा। राज्यपाल ही मुख्यमंत्री की क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं। और मुख्यमंत्री की सलाह से, मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। अन्य मंत्रियों की क्या करेगा, नियुक्ति करेगा। कौन, राज्यपाल। पहले मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा, अनुच्छेद 164 एक में ये बात कही गई है। अनुच्छेद 164 एक में ये बात है, अनुच्छेद 164 में तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। अनुच्छेद 164 में ये बात है कि मुख्यमंत्री की सलाह पर क्या करेगा, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। कौन, राज्यपाल। कौन करेगा भाई, राज्यपाल करेगा। और जो सभी मंत्री हैं, सभी मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, ये भी बात इसमें है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, पद धारण करेंगे। यानी जो सारे मंत्री हैं वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करेंगे। यानी मंत्रियों का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है, मंत्रिपरिषद का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। जो लाइन है वो ये है कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही सभी मंत्री अपना पद धारण करेंगे। तो आप कह सकते हैं मंत्रिपरिषद, ये मुख्य बात है भाई, मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 164 एक में ये बात आ जाती है, मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से, मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो ये राज्यपाल के प्रति, राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होगी, उत्तरदायी होती है। क्यों, क्योंकि मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। मंत्रियों को शपथ भी राज्यपाल ही दिलाते हैं। मंत्री किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, तो ये भी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। तो इस प्रकार से व्यक्तिगत रूप से मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होगी। अनुच्छेद 164 एक में ये बात है, समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अनुच्छेद 164 में राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा राज्यपाल। 164 एक में ये बात है, सभी मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी, राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होगी। अनुच्छेद 164 के में 4-5 खंड हैं, वो सारे हम पढ़ेंगे, लेकिन ये अगर क्रमबद्ध रूप से पढ़ेंगे तो हमारा सिस्टम थोड़ा गड़बड़ाएगा। तो नियुक्ति हो गई, यहाँ पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति हो गई, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति हो गई। पहली बात नियुक्ति, उसके बाद में होता है योग्यता। मंत्रिपरिषद के लिए क्या योग्यता होगी, मंत्रिपरिषद के लिए योग्यता, तो योग्यता का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 164 4 में है। किस में है भाई, अनुच्छेद 164 4 में योग्यता के बारे में प्रावधान किया गया है। इसमें क्या कहा गया है योग्यता में, कि मंत्री बनने के लिए किसी एक सदन का, विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य होना आवश्यक है। विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य होना, किसी भी सदन का सदस्य होना क्या है, आवश्यक है। अगर किसी व्यक्ति को मंत्री बनाना है तो विधानमंडल का क्या होना चाहिए भाई, वो
सदस्य होना जरूरी है। कई बार क्या होता है, ऐसे व्यक्ति को मंत्री बना दिया जाता है, ऐसे व्यक्ति को क्या बना दिया जाता है, मंत्री बना दिया जाता है, जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, किसी भी सदन का क्या है, सदस्य नहीं है। नहीं है तो उसे 6 माह में, कितने माह में भाई, 6 माह में विधानमंडल के 6 माह में विधानमंडल के किसी भी सदन की सदस्यता, किसी भी सदन की सदस्यता लेनी होगी, अनिवार्य है भैया। अगर कई बार ऐसे व्यक्ति को मंत्री बना दिया जाता है जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, 6 माह में विधानमंडल के किसी भी सदन की सदस्यता लेनी होगी। ये बात क्या है, अनिवार्य है, जरूरी है। अगर वह सदस्यता नहीं लेता है तो उसका स्थान, अगर वह 6 माह में विधानमंडल के किसी सदन की सदस्यता नहीं लेता है तो उसका स्थान क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। उसका स्थान क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। अनुच्छेद 164(4) में ये बात कही गई है, तो आप आसानी से इस बात को ध्यान में रखेंगे भाई। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, कोई विशेष बात नहीं है। अनुच्छेद 164(4) में विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य होना जरूरी है, नहीं है तो उसे 6 माह में विधानमंडल की सदस्यता लेनी होगी, अनिवार्य है। अगर वो 6 माह में भी सदस्यता नहीं लेता है तो सदन में उसका स्थान क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। योग्यता हो गई। इसके अलावा शपथ, उसके बाद में मंत्रिपरिषद को शपथ, तो जो शपथ का प्रावधान है भाई ये अनुसूची 3 में, किसमें है, अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट है। भारतीय संविधान की जो अनुसूची 3 है उसमें विनिर्दिष्ट है मंत्रिपरिषद की शपथ का प्रावधान। तो शपथ अनुच्छेद 164 के 3rd जो खंड है उसमें मंत्रिपरिषद की शपथ के बारे में प्रावधान किया गया। शपथ दिलाता है कौन, राज्यपाल। कौन दिलाता है, राज्यपाल। जिस प्रकार देश में राष्ट्रपति, उस प्रकार राज्य में कौन दिलाएगा भाई, राज्यपाल दिलाएगा। ठीक है। शपथ किसकी लेते हैं, पद और गोपनीयता की 2 शपथ होती हैं, पद व गोपनीयता की। पहले पद की लेते हैं, उसके बाद में किसकी लेते हैं भाई, गोपनीयता की शपथ लेते हैं। राज्यपाल इनको शपथ दिलाता है। और शपथ आपको पता है भाई किस बात की लेते हैं, भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा, भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की शपथ लेते हैं। और इसके अलावा जो मोस्ट है सबसे ज्यादा वो ये है कि भारत की प्रभुता और अखंडता, भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने की क्या लेते हैं, मंत्री शपथ लेते हैं। शुद्ध अंतःकरण से कर्तव्यों के निर्वहन की ये शपथ लेते हैं। पद की, गोपनीयता की शपथ भी लेते हैं भाई। मैं अमुक सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि संघ के मंत्री के रूप में जो कार्य मुझे सौंपे जाएंगे उन कार्यों को मैं तब तक संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा जब तक ऐसा करना आवश्यक हो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के सामने। तो ये गोपनीयता की शपथ भी लेते हैं मंत्री। समझ गए होंगे, अनुच्छेद 164(3) में राज्यपाल मंत्रियों को क्या दिलाता है, शपथ दिलाता है पद और गोपनीयता की। अनुसूची 3 में मंत्रिपरिषद की शपथ का जो प्रावधान है वो भी निर्दिष्ट है भाई।
उसके बाद में आप यहां पर ये भी ध्यान रखें भाई, मोस्ट बात है ये, अनुच्छेद 164 का जो दूसरा खंड है उसमें ये बात लिखी हुई है कि मंत्रि परिषद सामूहिक रूप से, मंत्रि परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होती है और सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है भाई, तो ये ध्यान रखेंगे, ये होती है विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक वही बात जो देश में मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति होती है, राज्य में मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। अनुच्छेद 164 का जो दूसरा खंड है उसमें ये बात बताई गई है। और उसके बाद में मंत्रिपरिषद के वेतन भत्ते इनके बारे में जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 164 का जो 5वां खंड है उसमें वेतन भत्तों के बारे में प्रावधान किया गया है। और मंत्रिपरिषद को जो वेतन भत्ते मिलते हैं संसद द्वारा निर्धारण किया जाता है, यानी मंत्रिपरिषद को जो वेतन मिलता है उसका निर्धारण कौन करती है, संसद करती है, यानी संसद द्वारा निर्धारित वेतन भत्ते दिए जाएंगे। अगर संसद निर्धारित नहीं करती है तो अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट वेतन भत्ते दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी होगी। समय समय पर संसद निर्धारित करती है, फिक्स नहीं है भाई किसी राज्य में ज़्यादा है तो किसी में कम है, ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में नहीं पूछे जाते हैं। तो संसद द्वारा निर्धारित वेतन भत्ते मंत्रिपरिषद को मिलते हैं, जिसका प्रावधान अनुसूची 2 में भी क्या है, विनिर्दिष्ट है। जब तक संसद ऐसा कोई कानून नहीं बना लेती है तब तक अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट वेतन भत्ते दिए जाएंगे मंत्रिपरिषद को। अनुच्छेद 164 के 5वें खंड में ये बात बताई गई है। तो मेरे ख्याल से बात आप समझ गए होंगी। त्यागपत्र मंत्रिपरिषद किसको देगी भाई, राज्यपाल को ही देगी। देश में राष्ट्रपति को देती है, राज्य में राज्यपाल को देती है। मंत्रिपरिषद को हटाना किस प्रकार से हटाया जाता है, तो अविश्वास प्रस्ताव लाओ। किस प्रकार से हटाई जाएगी, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा। मुख्यमंत्री हटेगा तो मंत्रिपरिषद अपने आप ही हटेगी। तो ये बातें आप ध्यान में रखें, हम प्रधानमंत्री में इसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। उसके बाद में मंत्रिपरिषद की संरचना, तो मंत्रिपरिषद की संरचना किस प्रकार से है भाई, तो ये 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा निर्धारित किया गया है। 2003 के द्वारा ये निर्धारित किया गया है और इसके अंतर्गत 91वां संविधान संशोधन 2003 के अंतर्गत क्या किया गया है भाई, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के खंड 1 में 2 प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 164 एक ए, हिंदी में इसको ख भी कह सकते हैं, एक को आप कह सकते हैं, एक ही बात है, बड़ा होना चाहिए। तो 91वां संविधान संशोधन हिंदी में क्या आ जाएगा, अंग्रेजी में ए आ जाएगा। इस प्रकार से आप ध्यान रख लेंगे, एक ही बात है। बड़ा जो शब्द लिखा जाता है इसका मतलब कोई नई चीज जोड़ी गई है। तो 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा मंत्रिपरिषद की जो संरचना है उसका निर्धारण किया गया है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 जो खंड 1 है उसमें ए और बी जोड़ा गया है। बी का संबंध किससे है, तो बी का संबंध भाई निर्योग्यता से है। किससे है, निर्योग्यता से। निर्योग्यता, राज्य विधानमंडल का कोई भी सदस्य अयोग्य किस प्रकार से, ये ध्यान रखें कि यहाँ पर 10वीं अनुसूची के दल बदल से 10वीं अनुसूची के जो पैरा 2 है, इसका पैरा 2
उसके दल बदल से संबंधित नहीं होना चाहिए, दल बदल से संबंधित नहीं हो। तो ये निर्योग्यता के बारे में है अनुच्छेद 164(1)(b) और अनुच्छेद 164(1)(a) 51वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा ये दो खंड बनाए गए। दूसरे में निर्योग्यता से संबंधित है और इसमें कहा गया है कि 10वीं अनुसूची के पैरा 2 के दल बदल से इसका संबंध नहीं होना चाहिए। उसके बाद में अनुच्छेद 164(1)(a) में क्या कहा गया है कि राज्य मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या, मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकती। यानी ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है? 15% हो सकती है। जैसे राजस्थान का ही उदाहरण ले ले भाई, राजस्थान में कुल 200 विधानसभा सदस्य हैं। मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या, विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 200 है, तो उसका 15% कितना होगा? 30। यानी राजस्थान विधानसभा में अगर मंत्री बनाए जाएं तो 30 सदस्यों को मंत्री बनाया जा सकता है। अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% और न्यूनतम सदस्य संख्या 12 हो सकती है। न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है भाई? 12। इसमें मुख्यमंत्री भी शामिल है, 1+11 कह दें या 12, क्योंकि मंत्रिपरिषद में मुखिया ही कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है, देश में प्रधानमंत्री होता है। तो न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 12 हो सकती है। परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, जरूर ध्यान रखें। परीक्षा में पूछा गया है 1+10, 1+11, 1+12, 1+13। तो ऐसा प्रश्न आ जाए तो 1+11। न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? मंत्रिपरिषद की किसी राज्य में 12 हो सकती है। अब आप कहेंगे कि सर ये तो किसी राज्यों में तो विधानसभा की 30 ही सीट है, किसी में 32 है, किसी में 40 है, तो वहां पर क्या होंगे फिर? तो वहां पर भाई ये है कि उनमें सदस्य संख्या कम है, तो इसका मतलब ये है कि न्यूनतम का प्रावधान है, तो न्यूनतम तो होना ही चाहिए। 12 न्यूनतम सदस्य संख्या हो सकती है, ये आप ध्यान रखिए। अधिकतम 15% कुल सदस्य संख्या का और न्यूनतम 12, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में मंत्रिपरिषद के कार्य, मंत्रिपरिषद के कार्य क्या कार्य हैं? तो मंत्रिपरिषद के भाई कार्य अगर आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले अनुच्छेद 177, अनुच्छेद 177, इसमें क्या है? मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता के सदन के अधिकार, सदन में अधिकार। अनुच्छेद 177 को आप 3 पार्टों में बांट सकते हैं। किस प्रकार से ये अधिकार है महाधिवक्ता और मंत्रियों के? तो इसमें अनुच्छेद 177(1) है, उसमें तो बताया गया है कि मंत्रियों और महाधिवक्ता सदन की बैठक में भाग ले सकते हैं। भाग लेना और विचार प्रकट करना, विचार व्यक्त करना, विचार व्यक्त कर सकते हैं, कार्रवाई में भाग ले सकते हैं। अनुच्छेद 177(1) में ये बात कही गई है कि कोई भी मंत्री महाधिवक्ता सदन की किसी भी बैठक में भाग ले सकते हैं, अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। 177 का जो दूसरा खंड है उसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि मंत्री उसी सदन में मतदान कर सकते हैं, मतदान
कर सकते हैं जिस सदन के वे सदस्य हैं। कोई भी मंत्री उसी सदन में मतदान कर सकता है जिस सदन का वो क्या हो, सदस्य हो। ऐसा नहीं है कि विधान परिषद का सदस्य विधानसभा में वोटिंग कर रहा है, नहीं, विधानसभा का सदस्य होगा तो विधान परिषद में वोटिंग नहीं कर पाएगा। जिस सदन का सदस्य है उसी सदन में क्या करेगा भाई, वोटिंग करेगा, वोट देने का कार्य करेगा। और 177(3) में क्या बात कही गई है, इसमें कहा गया है कि महाधिवक्ता को मतदान करने का अधिकार नहीं होगा। महाधिवक्ता को, एडवोकेट जनरल को मतदान का अधिकार नहीं होता है, अधिकार नहीं है। महाधिवक्ता को मतदान का अधिकार नहीं होता है। तो मंत्रिपरिषद का अनुच्छेद 177 के अंतर्गत ये कार्य देख लें आप। उसके बाद में अन्य जो कार्य हैं वो अनुच्छेद 166 का जो तीसरा खंड है उसमें आप देख सकते हैं मंत्रिपरिषद के कार्यों के अंतर्गत इसमें कहा गया है कि भाई राज्यपाल क्या करता है, राज्य सरकार के कार्यों को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए कार्य आवंटन के नियम बनाता है। क्या बनाता है, कार्य आवंटन के नियम या कार्य व्यापार के नियम। यानी यहां पर मंत्रिपरिषद क्या कर सके भाई, सुचारू रूप से कार्य कर सके। राज्य सरकार के कार्यों को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए राज्यपाल क्या करेगा, कार्य आवंटन के नियम बनाएगा ताकि मंत्रिपरिषद सुचारू रूप से कार्य कर सके, उसको किसी भी कार्य में कोई असुविधा नहीं हो। और यहाँ पर अनुच्छेद 167 के तीसरे खंड में क्या कहा गया है, तो इसमें कहा गया है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री से कहकर किसी मंत्री द्वारा लिए गए निर्णय को मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार हेतु रखवाएगा। मुख्यमंत्री जी से कहेंगे राज्यपाल कि आप उस मंत्री से कहें जिसने किसी विषय के ऊपर कोई भी निश्चय कर लिया है, उस विषय को मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार हेतु रखवाएं। तो फिर मुख्यमंत्री रखवाते हैं किसके कहने पर, ये राज्यपाल रखवाते हैं किसके कहने पर भाई, मुख्यमंत्री कहेगा उस मंत्री को और मंत्री फिर सदन में उसको रखेगा। तो ये बात है मंत्रिपरिषद के संदर्भ में, आपको ये जानकारी होनी चाहिए भाई। उसके बाद में मंत्रिपरिषद में आपको ध्यान रखना है, मंत्रिपरिषद उसमें इसकी जो संरचना होती है उसमें कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, कितने स्तरों के मंत्री होते हैं। तो स्तर तो होते हैं भाई 4 स्तर। कितने होते हैं मंत्रियों के, 4। मंत्रिपरिषद तो 3 प्रकार के मंत्री होते हैं और 4 क्या होते हैं, स्तर होते हैं। 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है कैबिनेट मंत्री और इसको मिलाकर जो मुख्यमंत्री इसमें शामिल होगा तो इसी को मंत्रिमंडल कहा जाएगा। एक होता है राज्य मंत्री और दूसरे भी राज्य मंत्री होंगे, लेकिन दोनों में फर्क है। दर्जा तो राज्य मंत्री का ही होगा, लेकिन यहाँ जो राज्य मंत्री होंगे ये स्वतंत्र प्रभार होते हैं, यानी अपने विभागों के मुखिया होते हैं। अपने विभाग से संबंधित जो महत्वपूर्ण निर्णय है
वो खुद ही लेते हैं। और ये होते हैं अधीनस्थ, ये कैबिनेट मंत्री के सहयोगी के रूप में कार्य करते हैं, अधीनस्थ प्रभार। और चौथा जो स्तर होता है वो उपमंत्री, उपमंत्री। तो मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? 3 प्रकार के, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री। मंत्रिपरिषद के कितने स्तर होते हैं? 4 स्तर, उल्लेखित कहीं पर नहीं है, ये जरूर ध्यान रखें आप। 4 स्तर हो गए कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री को मिलाकर ही क्या बनती है भाई? मंत्रिमंडल बनती है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग किया गया है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसका प्रावधान किया गया है कि मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के आधार पर ही भारत का राष्ट्रपति क्या कर सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में सशस्त्र विद्रोह शब्द भी जोड़ा गया था 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। आंतरिक अशांति शब्द को निश्चित कर दिया, हटा दिया गया था। तो बात करते हैं कैबिनेट मंत्री, बता दिया मैंने। राज्य की नीति निर्धारण करने में प्रमुख भूमिका होती है कैबिनेट मंत्रियों की। शासन संबंधी महत्वपूर्ण जो निर्णय होते हैं वो कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा ही लिए जाते हैं। इनका उत्तरदायित्व होता है भाई, राज्य मंत्रियों का भी उत्तरदायित्व होता है, ये भी अपने विभाग से संबंधित प्रमुख फैसले स्वयं लेते हैं और नीति निर्धारण में इनकी भूमिका भी अग्रणी होती है। अपने विभाग के मुखिया होते हैं, जिस प्रकार कैबिनेट मंत्री होते हैं उस प्रकार राज्य मंत्री या अधीनस्थ प्रभार यानी ये कैबिनेट मंत्री के सहयोगी के रूप में कार्य करते हैं। दर्जा कैबिनेट मंत्री के समान ही राज्य मंत्री के समान ही होता है इनका। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हो चाहे राज्य मंत्री अधीनस्थ प्रभार हो, इनका दर्जा राज्य मंत्री के समान ही होगा। और उपमंत्री ये क्या होते हैं भाई? नए जो व्यक्ति चुनकर आते हैं विधानसभा में, उनको प्रशासनिक अनुभव देने के लिए कौन सा पद दिया जाता है? उपमंत्री का। और अपने से जो बड़े मंत्री होते हैं इनकी प्रशासनिक सहायता करते हैं उपमंत्री। तो इस प्रकार से आपको मंत्रिपरिषद की ये संरचना ध्यान में रखनी होगी। राज्य में मैंने इसको डिटेल जो संघ पढ़ाया था उसमें इसके बारे में डिटेल से जानकारी उपलब्ध करवा दी थी। तो फिलहाल की क्लास के लिए हमारे जो तथ्य हैं भाई यहीं पर कंप्लीट होते हैं। जो भी बातें हैं मंत्रिपरिषद से जुड़ी हुई, मुख्यमंत्री से जुड़ी हुई, वो हमने लगभग पूर्ण कर ली हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहें हमारे सोनी एजुकेशन प्लेटफॉर्म से और अपने शिक्षण को निरंतर बेहतर बनाए रखें। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।